जो सरकार अल्पसंख्यक और इन भिखारी कांग्रेसियों और इसके अलावा हमारे सूचित अनुसूचित जनजाति बीपीएल के लोगों के लिए सरकार पैसा खर्च करती है, तो 50,000 करोड़ में कितने परिवार चलते हैं? जरा उन चमचों से ये बात तो मुझे पूछ के बताओ भाई साहब, कहाँ बेच दिया? मोदी उनका गुलाम है क्या? नहीं, वो लोग अपने दम पे हैं। और ऐसे जो आप बात कहते क्या, आज से मतलब कांग्रेस शासन काल में मनमोहन सिंह अंबानी अडानी से नहीं मिलते थे। मैं पार्टी के पीछे नहीं चलता, लेकिन भाई जहां मोदी है तो हमने बीजेपी का सम्मान के बारे में या तो अंधभक्त बोलते हैं या गोबर भक्त बोलते हैं या इसी प्रकार के कुछ शब्द इनके लिए निजात कर लिए जाती है, तो ये आपको बुरा नहीं लगता है? कितना वैल्यू गिर गया था एक गूंगे को प्रधानमंत्री बना। मोदी ने एयरलाइंस बेच दी, मोदी ने रेलवे स्टेशन बेच दिए, मोदी ने ये बेच दिया, मोदी ने BSNL बेच दिया, मोदी ने LIC बेच दी, मोदी ने सब था कि नेहरू महान गांधी महान चरखा चला आ जाती जब उन्होंने भारत की संसद के चौखट को घुमा। कहते हैं कि ये तो अडानी और अंबानी का दलाल। देखिए, कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ, पहली बात तो यह। मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था। दूसरी बात ये, अंबानी अडानी क्या 2014 में मोदी के आने के बाद ही क्या उद्योगपति बने हैं? उससे पहले कुछ काम धंधे नहीं थे। अंबानी का मुंह बड़ी रटे लगाता था। जब जिस बंदे ने अपने परिवार को आज तक ₹1 की मदद नहीं करी, वो अंबानी अडानी का क्या सगा होगा? आप मुझे बताओ, क्या हो सकता है? नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो अपने नाम के आगे ही मोदी भक्त लगाता है। देखते हैं कितने बड़े मोदी भक्त हैं या फिर मोदी के बारे में आखिर जानते क्या हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इनका पूरा नाम है मोदी भक्त अरुण कौशल। आइए इनसे मिल लेते हैं। अभी आपको हम उनके बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्या है ऐसा कुछ रहा। सभी मित्रों को जय श्री राम। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। थैंक यू अमन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप ये बताएं, नाम के आगे जो मोदी भक्त आप लगाते हैं, आखिर ऐसा क्या है उस नाम के अंदर जो मोदी भक्त आप लिखना शुरू कर चुके हैं? ये बात है सर 2013 की, जब भाजपा ने श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना PM कैंडिडेट घोषित किया था। उसके बाद क्योंकि मेरे दादाजी के भाई गुजरात पुलिस में थे, तो मेरा कई बार गुजरात आना जाना होता था। तो गुजरात में मैंने बहुत से लोगों से मोदी जी के बारे में सुना कि भाई बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े विकास पुरुष है, और इनफैक्ट गुजरात को रिचेस्ट स्टेट बनाने में मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। उस टाइम तो हम बच्चे थे, तब से हम सुनते आ रहे थे, इतना हमारा आना जाना ये था। लेकिन जब 2013 में उन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड एक कांग्रेसियों से था, हमने भी जब धीरे धीरे समझ आई कांग्रेस ने अपने 10 सालों में क्या किया, कैसे किया, कैसे देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया, रुपये का, पैसे का कितना वैल्यू गिर गया था, एक गूंगे को प्रधानमंत्री बना दिया। और मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी को औरत बोलता था, मतलब एक गांव की, मतलब देहाती औरत, कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया था। हम भी देखते थे, पढ़ रहे थे, हमारे बिजनेस का स्टार्टअप था 2013 में। तो बस पता नहीं क्यों मोदी जी के बारे में वो लगभग 2009-10 के अराउंड जो सुने गए विचार थे वो याद आ गई, रिकॉल हो गई मेमोरीज, और बस फिर पता नहीं क्या धुन चढ़ी, बस हम चल दिए मोदी जी के पीछे। अच्छा, जो आपने गुजरात में सुना था इनके बारे में जी, क्या उन्हीं सभी चीजों पे आज के दिन खरा उतर पाए? देखिए, इससे पहले आपको और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब उनको PM कैंडिडेट घोषित कर दिया, हमने फुल कैंपेनिंग की अपने लेवल पे, जितना हमें हो सकता था हमने किया। उस टाइम देखो, ना तो हमें पॉलिटिक्स के बारे में इतनी जानकारी थी, ना हमें देश के बारे में इतनी जानकारी, तो कांग्रेस ने सब कुछ दबा के रखा हुआ था। सब कुछ किताबों में बंद था कि नेहरू महान गांधी महान चरखा चला आजादी मिली। और क्या पता था, ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं भाई। आप जनता से भी ये सवाल पूछ लो, यही तो पढ़ा है ना किताबों में, नेहरू गांधी बस। और क्या था, 2 बंदे थे, उन्होंने कर दिया, चलो कोई बात नहीं। मोदी जी आए 2014 में, पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी, एनडीए का बहुत ही ज्यादा सीटें थी। उसके बाद जो मोदी जी का पहला दिन संसद का था, जब उन्होंने भारत की संसद के चौखट को घूमा, सर झुकाकर माथा टेककर उसको प्रणाम किया, वो एक ऐसा दृश्य था भाई साहब जो हर बंदे को
हर भाजपा समर्थक को, हर मोदी समर्थक को उनका फैन बना गया और भाई मुझे तो उनका भक्त बना। उस दिन का दिन है, तब से मैंने अपने प्रोफाइल में, फेसबुक प्रोफाइल में मैंने अपने नाम के आगे मोदी भक्त लगा दिया। मतलब जब भी मोदी चुनाव लड़ेंगे तो आप उनका दिल खोल के प्रचार करेंगे अपने देश पे। हमने 2019 में लगभग 20,000 टी शर्ट मैंने अपने खर्चे से बांटी लोगों के पास, नमो अगेन के। आपने भी शायद देखा होगा, काफी फोटोज है। इसके अलावा अपना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास गाड़ियाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल के पास गाड़ियाँ, हमने बहुत सारे कैंपेन, एक पोस्ट नमो के नाम एक ट्विटर पे हैशटैग चला था जो बीजेपी ने चलवाया था। उसमें हमने बीजेपी वालों से कोई हेल्प लिए बिना एक सक्सेसफुल, यहाँ के लगभग 25 से 30 कैंपेन किए थे इस एरिया के अंदर। वो हमारा प्रोग्राम सारा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट ना हमने किसी भाजपा वाले से 1 रुपया लिया, ना हमने किसी से पार्टी से, ना किसी नेता से, हमें कोई फंडिंग नहीं हुई। हमने सबने, मैंने, मेरे दोस्तों ने मिलजुल के ये सब फंडिंग अपने जेब से, अपनी कमाई से करी और तब जाके हमने मोदी जी का एक निस्वार्थ भाव से लोगों को कनेक्ट किया, लोगों को मोदी जी के साथ जोड़ा और आज 2019 का रिजल्ट एक रिमार्केबल है। और आपको भी पता है, आप उसी क्षेत्र से है जो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में भाजपा के लिए सबसे टफ सीट थी, रोहतक लोकसभा। उसमें हमने दिन रात एक किया, सबसे टफ सीट को निकाल के हमने मोदी जी के चरणों में अर्पित किया। मोदी जी, आप देश का विकास करो, पूरा हरियाणा आपके साथ है। मतलब कहने का ये है कि आपको भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ मोदी से मतलब। देखिए अमन जी, मैं पार्टी विचारधारा पे चलने वाला आदमी हूं। कुछ लोग मुझे अंधभक्त भी कहते हैं, कोई बेवकूफ भी कहता है। इस सवाल पे मैं आऊंगा बस, कहने दो। मैं पार्टी के पीछे नहीं चलता, लेकिन भाई जहां मोदी है तो हमें बीजेपी का सम्मान करना चाहिए। ना तो मुझे किसी भाजपा के नेता, ना तो मुझे कोई मेन भाजपा का एमएलए, एमपी या कोई पर्सनली जानता है, ठीक है। मिले हैं, हाय हेलो हुआ है, हमने अपना मांगा जी मैं मोदी भक्त। ना मेरा किसी मंत्री से कोई काम पड़ता है, ना मेरा किसी बीजेपी वाले से कोई काम पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई काम ही नहीं है। तो मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की चाटुकारिता, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का, कोई भी हो, भाई अपने काम से काम रखते हैं। मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर बना रखा है, काम है, धंधा है हमारा, उसी में व्यस्त रहते हैं। जब देश को और मोदी जी को हमारी जरूरत होती है, हम उठ जाते हैं मैदान में। अच्छा, एक कुछ शब्द निजात किए हैं लोगों ने, जो भी मोदी की तारीफ करता है उसके बारे में या तो अंधभक्त बोलते हैं या गोबर भक्त बोलते हैं, या इसी प्रकार के कुछ शब्द इनके लिए निजात कर लिए जाती है। तो ये आपको बुरा नहीं लगता है चीजें सुन के? बिल्कुल भी नहीं, इससे बुरा मानने की क्या बात है। अंधभक्त कहो, गोबर भक्त कहो, कुछ भी कह लो, दुनिया जानती है। दुनिया का पूरा संसार, पूरे संसार में मोदी जी किसी को जाने ना जाने, लेकिन 56 कट्टर इस्लामिक देशों का बच्चा जानता है मोदी को। उनको हम अंधभक्त लगते हैं, गोबर भक्त लगते हैं, अरे लगने दो यार, उसके कहने से क्या फर्क पड़ जाएगा। कहने को तो लोग चमचे भी हैं, पप्पू मूत्र भी पीते हैं, गोबर भी खाते होंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या करते कांग्रेसी। कहने को क्या फर्क पड़ना है। देश को तोड़ने वाले लोगों से हमें मतलब नहीं है, हम लोगों को जोड़ कर रखते हैं। हर समाज, हर जात, हर वर्ग के लोगों को जोड़ कर रखना एक बहुत बड़ी बात है। और आज के टाइम में जो हमारे देश में आसपास माहौल फैला पड़ा है, वाहियात के आंदोलन होना, किसान आंदोलन, फलाना आंदोलन, ढिमकाना आंदोलन, ये कुछ नहीं है, सब कांग्रेस प्रायोजित सभी फेक प्रोपेगेंडाज हैं जो देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस, उसके कार्यकर्ता, इनफैक्ट अगर हमें अंधभक्त गोबर कहते तो हम कहेंगे उनके चमचे, ये देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी 2 मिनट में ना सुलटा दे सारा सौदा? अगर चाहे तो मोदी जी और मोटा भाई अगर चाहे तो 2 मिनट में पाड़ के पत्ता फेंक देंगे बाहर। पर इन लोगों की असलियत दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है, इसलिए वेट एंड वॉच। अच्छा, ये तो मुमकिन है। अच्छा, एक बात और है, क्योंकि आज की जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल है। तो उसके ऊपर कुछ प्रोपेगेंडा भी चलती है, बहुत सी चीजें ऐसी चलती हैं जिनमें आजकल जो सबसे बड़ी चीज चल रही है वो ये है कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया देश में। मोदी ने एयरलाइंस बेच दी, मोदी ने रेलवे स्टेशन बेच दिए, मोदी ने ये बेच दिया, मोदी ने BSNL बेच दिया, मोदी ने LIC बेच दी, मोदी ने सब कुछ बेच दिया। किसी
के पास वो बिके हुए के कागजात तो होंगे, वो दिखाते क्यों नहीं वो लोग? इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम में से कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते हो? नहीं। आप किसी से पूछ लो, नहीं। आप अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हो? भाई मेरा लड़का, मेरा बेटा, मेरी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में जाए, हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल, 5 स्टार सुविधाएं हो, AC कमरे हो, नेस्कैफे की कैंटीन हो, या बढ़िया ब्रांडेड से ब्रांडेड हमारे औलाद कपड़े पहने, लगते पहने, चाहते हो? सरकारी, अब आप एक रेलवे स्टेशन की बात ले रहे हो, रेलवे स्टेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो जब पहले रेलवे स्टेशन था वो क्या होता था? टूटी पटरियां हैं, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। बेचा किसी को नहीं है। जो सरकार जिस संस्थान को, चाहे वो स्कूल है, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, या किसी भी तरह की कोई भी चीज है, उसको प्राइवेट टेंडर कर दिया, प्रॉपर्टी वो सरकार की रहेगी, लेकिन उसको मैनेज प्राइवेट कंपनी करेगी विद 5 स्टार फैसिलिटी। इसमें बेचना कहां से होगा भाई साहब? कोई बता दो मुझे, कोई डॉक्यूमेंट दिखा दो, कोई प्रूफ दिखा दो, बेच दिया। अगर सुविधाएं चाहिए आपको सरकारी जगह पे, प्राइवेट जितनी सुविधाएं चाहिए और 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। सरकार ये काम किसी प्राइवेट कंपनी को देगी। भाई मेरी जनता को सर्विस चाहिए, तेरे को पैसे से मतलब है, मेरे को ये चीज चाहिए, तेरे को इतना भाड़ा यहाँ का देना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट यहाँ बेच। वो अपना प्रोडक्ट ही तो अपना ठेला लगा के, अपना शोरूम लगा के, अपनी दुकान लगा के अपना सामान ही तो बेच रहा है, उसको बेच क्या दिया भैया? अच्छा, एक शब्द और यूज कर रहे हैं आजकल, क्या लोग कहते हैं कि ये तो अडानी और अंबानी का दलाल है। देखिए, दलाल शब्द तो कांग्रेसियों के मुंह से अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने खुद दलाली खाई है बारबाला की। तो इन दलालों को तो सब दलाल ही दिखते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अंबानी अडानी क्या 2014 में मोदी के आने के बाद ही क्या उद्योगपति बने हैं? उससे पहले काम नहीं थे? अंबानी का मूंगफली की रेडी लगाता था है, या अंबानी रेडी पे संतरे बेचता था? अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये लोग सब अपनी मेहनत से तो आगे बढ़े हैं भैया। मोदी ने क्या दे दिया इनको? सालाना लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा अंबानी टैक्स पे करता है, जो सरकार बहु अल्पसंख्यक और इन भिखारी कांग्रेसियों और इसके अलावा हमारे सूचीजनों से जनजाति BPL के लोगों के लिए सरकार पैसा खर्च करती है। तो 50,000 करोड़ में कितने परिवार चलते हैं? जरा उन चमचों से ये बात तो मुझे पूछ के बताओ भाई साहब, कहाँ बेच दिया? मोदी उनका गुलाम है क्या? नहीं, वो लोग अपने दम पे हैं। और ऐसे जो आप बात कहते, क्या आज से मतलब कांग्रेस शासन काल में मनमोहन सिंह अंबानी अडानी से नहीं मिलते थे? मिलते थे। तब मेरे ख्याल से तो मोदी किसी को कुछ नहीं देता भाई साहब। जिस बंदे ने अपने परिवार को आज तक 1 रुपए की मदद नहीं करी, वो अंबानी अडानी का क्या सगा होगा? आप मुझे बताओ, क्या हो सकता है? कभी भी नहीं। ये लोगों की घृणित मानसिकता का नतीजा है। 10 साल, अभी वो 10 साल सत्ता से दूर है, तरह तरह के झूठ बोलते हैं और उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको जनता गुमराह करके सत्ता में वापस आना। अच्छा, आप कह रहे हैं तरह तरह के झूठ बोलते हैं? झूठ ही बोलते हैं, एक वक्त पूरा झूठ ही बोलता है। एक बात और बोल रही हूँ, वो ये कहते हैं कि जो अडानी अंबानी जैसे जितने भी उद्योगपति हैं, ये सभी का कर्जा माफ कर देते हैं। जैसे कि मालिया जैसे हैं, नीरव मोदी जैसे लोग हैं, उन्हीं को इन्होंने बताया है। देखिए, कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ, पहली बात तो यह। मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था, कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ है। वो कुछ NPA के तहत कुछ जो घटाना बढ़ाना रहता है, वो एक अर्थव्यवस्था की अलग प्रक्रिया है। कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ है। किसी ने कर्जा, अंबानी जैसे आदमी को कर्जा माफ करवाने की जरूरत क्या है भाई साहब? आप लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। तो अंबानी अडानी का कर दिया तो माल्या और नीरव मोदी का भी कर देता मोदी। उनको क्यों फंसा के डाल रखा है? माल्या ने 9,000 करोड़ लिए थे। 9,000 करोड़ खाने के चक्कर में माल्या की 14,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर रखी है। कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो लेके सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करे। अच्छा, चलो हम जहाँ बैठे हैं धारूहेड़ा ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे भी अब नगर पालिका के जो चुनाव वो चल रहे हैं, तो इनमें आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं अभी जब सड़क से आ रहा था तो मैं देख रहा था जगह जगह टूटा फूटा सब कुछ इस तरीके से है जैसे गांव से भी बुरा हाल है।
देखिए अमन जी, मेरा बचपन, मेरी परवरिश दारोड़ा शहर में ही हुई है। तो एक छोटे बच्चे से लेके अब तक का सफ़र मेरा दारोड़ा में बड़ा अच्छा रहा है। और इनफैक्ट 2005 में मेरे मामा जी श्री कंवर सिंह जी सरपंच बने थे। उस टाइम हम बच्चे थे। तब से लेके अब तक धारवेड़ा में उन्होंने 2.5 साल यहाँ पे सरपंची की है। उसके बाद वो धारवेड़ा को नगर पालिका में उन्होंने कैसे तैसे करके मेहनत करके कन्वर्ट करा। और जो काम उन 2.5 सालों में हुए थे, अगले 12.5 साल में वो काम वैसे के वैसे नहीं रखे। जो डेवलपमेंट वो करके गए थे वो वैसा ही है। ना तो किसी ने कुछ नया किया और ना किसी ने कुछ भी पुराने को किसी ने बिगाड़ा जरूर है। नया तो मुझे कुछ नजर आता है। बीच में जो लोग बने हैं, चेयरमैन वगैरह बने हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपके जो मामा जी हैं उनके समय में नगर पालिका बनी थी। उन्होंने आधे बीच में ही अपनी जो सरपंच है छोड़ी नहीं थी। वो नगर पालिका लाए थे, उन्होंने सरपंच से रिजाइन करके दारोड़ा को नगर पालिका बनवाया। तो उसके बाद जो चेयरमैन बने तो उन्होंने इतना बुरा हाल क्यों कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि पहले दारूहेड़ा के अंदर चुनाव होते थे कि 17 वार्ड में से 17 पार्षद चुन के आएंगे। ठीक है, 17 2 पक्ष हो जाते थे। 17 बंदे आ गए चुन के, आपकी नगर पालिका में पहुंच गए। 17 में से दोनों को 2 बंदे अगर कैंडिडेट चेयरमैन के लिए खड़े हो रहे हैं, 2 बंदे 4 में, जिसके पास मैक्सिमम वोट होते थे वो चेयरमैन बनता था। और भैया पार्षद 2-4-5 लाख रुपए खर्च करके आएगा, कोई भी बंदा है, उसकी औकात बेचारे की पार्षद बनने के लिए वो बन गया। उसके बाद जो चेयरमैन बनेगा वो सीधी सी बात है, भाई मेरे 10 लाख खर्च हुए हैं, किसी को 20 लाख फेंक दिए, किसी को 50 लाख फेंक दिए, मतलब एक टोटल पैसे के अंदर बंदा चेयरमैन बन गया। और जो बंदा धारवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन के लिए करोड़ रुपए खर्च करेगा पार्षदों को खिलाने के लिए, तो सीधी सी बात है पहले वो अपने करोड़ पूरे करेगा ना भाई। 100 करोड़ प्लस की नगर पालिका है धारवाड़ा। 100 करोड़ प्लस, भाई साहब 100 करोड़ थोड़ा नहीं होता धारवाड़ा जैसे छोटे कस्बे के लिए। 100 करोड़ प्लस की नगर पालिका है। मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में अगर 40 करोड़ भी 40% रुपया भी अगर खर्च हुआ होता तो धारवाड़ा की स्थितियां और सड़कें ऐसी नहीं होती जैसे आप देख के आए हो आज के। तो सीधा है, पैसे का खेल है भैया। अब जनता को मौका मिला है अपना डायरेक्ट चेयरमैन प्रतिनिधि चुनने का। तो अभी फाइट है, कम तगड़ी फाइट है। तो जब भी सरकारें बनती हैं या कहें कि जब 4 उसके पाए होते हैं कुर्सी के, तो वो अलग अलग होते हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार की ज्यादा उम्मीद है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। अब जनता को डायरेक्ट चुनने का मौका मिलेगा तो वह गलत चुनेगी तो भी जनता ने भुगतना है, और सही चुनेगी तो भी जनता को मजे लेने। अब ये है कि जनता का देखते हैं मूड किस तरफ जा रहा है। नामांकन है कल तक, परसों विड्रॉल है, उसके बाद सिंबल्स आ जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां भी अपने बड़े बड़े कैंडिडेट खड़े कर रही हैं। अभी देखते हैं क्या है, क्योंकि बीजेपी ने और जेजेपी ने मिलकर एक जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया है। लेट्स सी। तो क्या इस चुनाव पे भी, क्योंकि आप मोदी भक्त हैं, तो क्या मोदी का असर दिखेगा या नहीं दिखेगा? देखिए, मोदी का असर तो इस चुनाव में खत्म ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने सीट जेजेपी को दे दी। तो सीधी सी बात है, मोदी फैक्टर इस चुनाव से आउट हो चुका है। मतलब अंदर खाते भाजपा के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो कि बगावत हम कहते हैं। भाई सब चल नहीं रहा, चल चुकी है। अभी धारवाड़ा नगर पालिका में बीजेपी फैक्टर नहीं चलेगा, ना मोदी फैक्टर चलेगा, और अब कुछ चलेगा तो मोदी भक्त का फैक्टर चलेगा। अभी आप आगे आने वाले सवालों में आपको बताऊंगा कि किस तरह के किस कैंडिडेट का क्या सिस्टम है। यहाँ पे तो भाई साहब टोटल लोगों ने जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझ के रखा है। अच्छा, आपने बताया कि कैंडिडेटों के बारे में आप बताएंगे, तो बताएं कौन सा कैंडिडेट क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बीजेपी जेजेपी वाले कैंडिडेट की बात करते हैं, जिसका कोई जन आधार है, मतलब नया लोंडा है, बाप दादा राजा महाराजा थे, लोंडा बाहर विदेश में पड़ा हुआ है, आया हुआ है। तो ये नहीं पता धारवाड़ा में कौन सी गली में क्या मिलेगा, धारवाड़ा में गलियां कितनी है, मोहल्ले कितने हैं, बेसिक नॉलेज है नहीं। एक पढ़ा लिखा लड़का विदेश में पता नहीं क्या पढ़ गया है, मुझे लिखना भी आ जाएगा। अब वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। जो करना है उसके पेरेंट्स करेंगे। बेटे को इंट्रोड्यूस कर दिया, राजनीति में वो कर दिया, कल को जेजेपी आज उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। बाई चांस अगर सब कुछ ठीक भी रहता है
तो भी यही बंदा जिसका जो हमारा कैंडिडेट है जेजेपी वाला, कल को जेजेपी रेवाड़ी की सीट मांगेगी भाजपा से और वहां भी इसको विवास होकर देना पड़ेगा। पर जनता इतनी मूर्ख नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव में आप ऑलरेडी देख चुके। तो लग रहा है कि यहाँ से भाजपा अपना खुद का वोट बैंक खो देगी इनके चक्कर में जेजेपी। मतलब वोट बैंक तो गया, विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, अननोन कैंडिडेट को टिकट दे दी, भाजपा 3 धड़ों में बट गई, नतीजा कांग्रेस निकाल ले गई सीट। यहाँ भी यही हुआ, जेजेपी को सीट दे दी, बीजेपी के सारे धुरंधर जो बेचारे कर्मठ, कोई संघी, कोई कुछ, ये बट गए सारे, बिखर गए, ये लोग बिखर चुके हैं। और वही हाल हुआ, बिखर गए, भाजपा की वोट भी बिखर गई। और मैं कह रहा हूँ जो जेजेपी का कैंडिडेट है, जेजेपी बीजेपी का, उसकी जमानत जब्त होगी, ये आप मेरे से लिख कर। अच्छा, आप मोदी भक्त जरूर हैं, लेकिन क्या देखिए मैं सिर्फ मोदी भक्त हूँ, भाजपा भक्त नहीं। इस चुनाव में झाड़ू एडा की बात कर रहा हूँ, इस चुनाव में आपने कहा कि उसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। बिल्कुल जी, मैं से लिख के क्या लेगा। कांग्रेस जीत सकती है? कांग्रेस का तो वैसे ही कोई नाम लेगा वो वैसे ही खराब हो जाएगा। कांग्रेस का कोई टिकट ही नहीं लेना चाहता भाई साहब, और जो लेगा वो तो खत्म है। लिख के कांग्रेस का तो वैसे ही कहाँ बचा है या कौन पूछता है। बेशक से यहाँ का एमएलए कांग्रेस का जरूर है, लेकिन कांग्रेस का पब्लिक में कोई जन आधार नहीं। कहने का मतलब ये है कि जीतने वाला कोई निर्दलीय ही। देखिए, जीतने वाला निर्दलीय ही है, और जाना माना और पहचाना पब्लिक के बीच का चेहरा जीतेगा। बाकी वक्त आने वक्त थोड़ा सा निकलने दो, सिंबल्स आने दो। अभी तो आज हमारी 15 तारीख है, अभी तो 10-11 दिन है। अभी तो खेल किसी का अल्टेगा, किसी का पलटेगा। अभी तो खेल खुला हुआ है। आप टच में रहना, हम आपको सब जानकारी देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आपने हमसे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमन जी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से एक मोदी भक्त यहाँ पे हमें मिले थे, तो उनसे काफी सवाल हमने करने की कोशिश की, और उन्होंने अपने जो मोदी भक्त होने के सबूत हैं वो भी दिए। और एक से एक सवाल हमने इनसे किया कि उनको गोबर भक्त क्यों बोला जाता है, या अंधभक्त क्यों बोला जाता है, या फिर क्या मोदी ने सब कुछ बेच दिया है। इस तरीके के बहुत से सवाल हमने उनसे किए, लेकिन उनका जवाब भी आप सुन ही चुके हैं, तो आप अंदाजा खुद लगाइए। नमस्कार, देखते रहिए और शेयर करते रहिए।